कुछ याद है किस तरह से स्टार्ट करते थे बेटा? रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. लेट्स, याद आ रहा है 6th स्टैंडर्ड में किया हुआ था? Yes, ma'am. Root If 2 root 2 is a rational number, याद है? If root 2 is a rational number, ऐसे स्टार्ट करते थे ना. वैसे ही आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया, why can't you imagine electron inside the nucleus? We imagine electron inside the nucleus. तो इसमें हम लोग ऐसा सोच के चलेंगे कि चलो इमेजिन कर लेते हैं हम लोग. Let's go and imagine. We should start. तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि if electron is imagined inside the nucleus, if electron inside the nucleus तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, न्यूक्लियस के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि उसका जो डिस्टेंस है उसका रेंज 10⁻11 से लेकर के 10⁻13 मीटर होगा. If electron is going to be imagined inside the nucleus, तो इसके कितने, जैसे आप मच्छर मक्खी को एक लिमिटेड एरिया में यदि बंद कर दो तो वो भिनभिनाता रहेगा, उतने दायरे में घूमता रहेगा. ठीक है? If electron is imagined inside the nucleus, then the uncertainty of finding electron will be in this region. इतनी दूर में कहीं भी हो सकता है. If electron is imagined inside the nucleus, then delta x is equal to 10⁻13 मीटर, जो तुमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा. ये क्लियर हो रहा है? If electron is imagined inside the nucleus, then delta x is equal to 10⁻13 मीटर. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद डेल्टा v यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला से. तो आपका डेल्टा x यदि आपका यहां से 10⁻13 मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस फॉर्मूला के तहत डेल्टा x यदि 10⁻13 है एंड मास आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो डेल्टा v कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻34, एंड ये तो मालूम है ना, 4 इंटू 22/4 इंटू 3.14. ये जो डेल्टा v का वैल्यू जो है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं डेल्टा v, इस डेल्टा v के वैल्यू क्या होंगे? दिस इज गोइंग टू एक्सीड, ये कैलकुलेट जब करोगे पूरा, तो ये वैल्यू करीब करीब आपका 10⁻15 मीटर पर सेकेंड के करीब करीब चला जाएगा. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, h का वैल्यू पुट किया, 4 पाई का वैल्यू पुट किया, मास का वैल्यू पुट किया, डेल्टा x का वैल्यू पुट किया, तो डेल्टा v इज गोइंग टू बी व्हाट 10⁻15 मीटर पर सेकेंड के करीब करीब चला जाएगा. इसका मतलब क्या है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कीजिएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन गो अप टू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड. सोच पा रहे हो कि यदि इलेक्ट्रॉन को हम इमेजिन करें न्यूक्लियस के अंदर, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो 10⁻15 मीटर पर सेकेंड के करीब करीब जा सकता है. क्या वो आज के डेट में ऐसा है क्या? ये बताओ. जबकि आपका सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? लाइट का कितना है? 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड. अब आप यदि इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करोगे, तुम देखते हो कि लाइट ऑन किया, खटाक से आपके 1 सेकेंड के अंदर इतना मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है. यदि इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो हम लोग सब एटम से बने हुए हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता तो पता चलता है कितने स्पीड से वो घूम रहे हैं. हम लोग सब लोग 10⁻15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमते रहते, जो कि पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ रहे हो? Yes, ma'am. वही वाला चीज नॉट पॉसिबल कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर साल आकर के कहता है कि आप मेरे को वोट दो, पक्का बेरोजगारी हटा देंगे, आप मेरे को वोट दो,
पक्का गरीबी हटा देंगे। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? बेटा क्या ये पॉसिबल है? सवाल ही नहीं उठता। वही चीज सब लोग, जबकि सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है। सबको पता था कि वो प्रधानमंत्री 15 लाख किसी के इसमें नहीं डाल सकते अकाउंट में। उन्होंने बोला था ना 15 लाख, सबको पता है। तो उसमें सब लोग श्योर हो ही नहीं जाना चाहिए था। बोलो कि भैया ठीक है 10 में से कम 2 काम भी तो कर दे ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो चलो हम उतने में ही खुश रहते, हम उतने में ही खुश रहेंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि इफ यू आर गोइंग टू इमेजिन वाइल्ड इमेजिनेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड उतने चले जाएंगे, तो एटम के स्पीड उतने हो जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट एज आंसर? This indicates that electron cannot be imagined, that electron cannot be imagined inside the nucleus. Cannot be imagined inside the nucleus as speed or velocity exceeds 10 to the power 15 meter per second, which is much more than speed of light, which is more than speed of light. है ना इंटरेस्टिंग है? एक ही चीज था जो कि हाइजेनबर्ग ने बोला, हाँ भैया आपने जो बोला है सही बोला है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। यस मैम। बोलिए कैसे निकाला गया है, वो तो समझ में आ गया यस आपको? मैम। ठीक। यस मैम। अब देखो एक चीज जो था जो आपको बतानी है, और हम आपको नोट्स पहले दे दिए थे, ये इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें हमको कुछ लिखाना नहीं है। आप यदि नोट्स लिख करके बैठे हुए हो तो बढ़िया है, बढ़िया है। ये डेफिनेशन रहेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? इसका कहना है कि ये एक प्रोसेस है, कोई एक आइडियल बॉडी इमेजिन करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं जो कि सारा फ्रीक्वेंसीज, सारे रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जितना भी रेडिएशंस हैं सबको एब्जॉर्ब करे और सारे को सारे एमिट भी कर दे। ये हो गया एब्जॉर्प्शन और एमिशन भी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट, जो भी ये ऑब्जेक्ट करते हैं ना, उसको वो ब्लैक अपीयरेंस दिखाता है। यानी कि ब्लैक बॉडी से कहने का मतलब हो गया, जैसे और सब में स्पेक्ट्रम में तुम देख रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर को, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है। यहाँ पर क्या है कि वो सारे के सारे चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी को एमिट कर देता है। मींस इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स एंड एमिट ऑल द कलर्स, राइट? मैम जिस टाइम एब्जॉर्ब करता है उसी टाइम एमिट भी करता है। उसी समय एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन पूरे के पूरे। तो वैसे ऑब्जेक्ट ये कहा गया दैट इज, बट वो आइडियल बॉडी है। आइडियल का मतलब तुम समझते ही हो क्या होता है। आइडियल मतलब रेयर ही पाया जाता है। ये चीज हो गया, ये डेफिनेशन एक ध्यान रखनी है आपको। ये पॉसिबल है। ब्लैक बॉडी के बारे में हायर स्टडीज ज्यादा हुए हैं हायर क्लासेस में। यहाँ पर ऑन क्लासेस, क्योंकि वेवलेंथ रिलेटेड चीज है ना, तो ज्यादा आपके फिजिक्स वगैरह में उसको यूज किया गया है। यहाँ पर केवल हम लोग को डेफिनेशन ही जानना था, वैसे ठीक है। अब आगे जो चीज बताना चाह रहे हैं वो देखो क्या है, जो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, देखो ये पोर्शन हटा दिया गया है बेटा, जानबूझ करके हम ये लाइन को लाए हैं, जानबूझ करके कि ये हम देखते हैं कि सारे वो मेंस वगैरह में क्वेश्चंस रहता है कई बार। इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो एमिशन होता है क्या मीन करता है। एक वर्ड होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। तो एक बात जान लो, जितने ज्यादा वेव्स पर सेकेंड होंगे इंटेंसिफाइड होगा, यानी वेव्स ज्यादा होंगे। इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है। वेवलेंथ मतलब हुआ ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ वेवलेंथ।
फ्रीक्वेंसी हुआ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, मतलब जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी यानी कि जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है। जहां जल्दी जल्दी मूवमेंट का एक थोड़ा सा चीज सोचने आप आपको बोलते हैं, यदि हम ऐसा तुमसे बात कर रहे हैं, साउंड भी वेव्स फॉर्म में जाता है, ये मालूम है, करके इस तरह की बात किया हमने कुछ, तो उस समय क्या हुआ, जो वेव्स फॉर्मेशन आ रहे हैं वो वेव्स के वेवलेंथ आपका बहुत कम है। हम जल्दी 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 बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वेवलेंथ इज वेरी लेस, एंड आपको वो बहुत तीखा भी लगेगा कभी कभी। जो कोई जल्दी बोलने की कोशिश करता है और तेज बोलने की कोशिश करता है, तेज बोलने की कोशिश करने का मतलब क्या हुआ, जो वेव फॉर्म करेगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। बेटा ये इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, पता नहीं वेव्स का तुम लोगों को आइडिया होगा, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जो बहुत चिल्ला करके बोलता है उसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा होना इंटेंसिटी ज्यादा होना हुआ, और एम्पलीट्यूड के साथ साथ यदि आपके वेवलेंथ भी कम होंगे तो इसके इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये वेवलेंथ टू क्रेस्ट, एंड ये हम थोड़ा एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। बेटा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वेवलेंथ पता है, ये एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी पता है। हम सही करके चल रहे हैं, नहीं तो तुरंत स्टॉप करोगे कि मेरे को नहीं पता है। ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ हुआ, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट हुआ, और इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। जो बहुत तेज बोलते हैं उनका सोच लेना कि जो वेव फॉर्म कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, और जो तेज बोलते हुए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं यानी उनके नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज्यादा होते हैं, तो इंटेंसिफाइड होता है वो। और जो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं उसके वेवलेंथ बहुत ज्यादा होते हैं। समझ आ रही है बात? उस चीज को सोचे हुए रहोगे तो ये इसको समझ पाओगे। कहा गया कि इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस जो है इसको प्लॉट करने की कोशिश की गई है। तो कहा गया है कि दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ इंटेंसिटी वाली चीज बढ़ जाती है, लेकिन पहले एक टेम्परेचर पे जरा समझते हैं। देखो ये क्या है बेटा, ये ग्राफ यहाँ से ये इधर बाएं से दाएं जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रहा है और इधर इंटेंसिटी बढ़ रहा है। तो व्हाट आर वी फाइंडिंग हियर कि फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड वेवलेंथ इज मोर। ये आपका वेवलेंथ ज्यादा है, और जब वेवलेंथ घटाइएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू रिड्यूस वेवलेंथ, ठीक है, आप जब वेवलेंथ घटा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये या दाएं से बाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाओगे तो नहीं समझोगे। वेवलेंथ जब घटता है, ठीक है, ये वेवलेंथ घट रहा है, दिख रहा है आपको, तो इंटेंसिटी बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ेगा यानी कि ढेर सारे वेव्स आपको दिखेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आया। जस्टिफिकेशन है हर एक रेडिएशंस के लिए जैसे जैसे वेवलेंथ घटने लगा इंटेंसिटी बढ़ा, एक पर्टिकुलर पीक पर पहुंच करके फिर से घटना शुरू हो जाता है। आप वेवलेंथ घटाइएगा तो इंटेंसिटी भी घटेगा। एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच करके with the reduction of wavelength, intensity is also going to get reduced. ये बात समझ में आ रही है? What we said, as we are going to reduce wavelength, आपको इसी तरह से लर्न करना होगा। At particular temperature, कुछ देर दूर तक with a decrease in wavelength, intensity is increasing, inversely है। बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के पीक पर पहुंच करके फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये ग्राफ का नेचर देखा गया, और वहीं पर जहां वेव्स फॉर्म कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर यदि आप बढ़ा दीजिएगा तो इसका जो पीक लेवल है वो और बढ़ जाता है। ये जो इंटेंसिटी का जो पॉइंट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो काफी दूर तक रहेगा, यानी कि उसके पीक बढ़ जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएंगे। इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वेवलेंथ घटाइएगा तो इंटेंसिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। ये लाइन देख लो, intensity versus frequency curve of the radiations from a black body depends upon only temperature. At a given temperature, the intensity of radiations emitted increases with the decrease of wavelength. Increases with the decrease of, इधर से वेवलेंथ घटाया बढ़ा,
reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further decrease of wavelength. क्या आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा? This is very important for number of exams, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ये तुम पूछोगे मिस ऐसा क्यों हुआ है? ये ऑब्जर्वेशन था साइंटिस्ट लोगों का व्हेन ब्लैक बॉडी emits radiations. ये देखा गया. ठीक है? It was given by which scientist? Max Planck हो गया. इसको बायो स्टूडेंट्स को चाहिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए उतना. When solids are heated, they emit radiations over a wide range of wavelength. एक बात बताओ बेटा, आप लोग ये सुने हो लाल पीला नीला हो जाना? लाल पीला गुस्से से, नीला हो जाना बहुत गुस्से की बात करते हैं ना. लाल पीला नीला होता है अति गुस्सा, मतलब एंगर इज एक्सट्रीम. उसके लिए ये वर्ड क्यों यूज किया गया? बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइज करता है यहाँ पर, जानते हो यूज होता है. आप लोग सबको पता है विवग्योर का, विवग्योर वेवलेंथ इंक्रीजेस. बेटा वेवलेंथ बढ़ता है इधर, याद है ना? सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का. एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी ऐसे करके बढ़ता है. रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फिर येलो की है, ठीक है, फिर ब्लू की है. अब देखो क्या बोलता है यहाँ पर कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, when iron rod is heated in a furnace, heated in a furnace, अपने सामने इमेजिन करो कि इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया गया. अब वो वाला चूल्हा नहीं, अच्छा खासा फर्नेस जो कि काफी हीट देता है. It first turns to dull red. पहले वो लाल होगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, and then progressively it becomes more and more red as the temperature increases. As this is heated further, the radiations emitted becomes white and then becomes blue. White आपका yellow पीला वाला के लिए indication है, and then becomes blue as the temperature becomes very high. तो आपका बोलने की कोशिश क्या किया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी, ये आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो लोअर फ्रीक्वेंसी से किस तरफ जाता है? हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये लोअर फ्रीक्वेंसी से किधर जाता है? हायर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो लाल, इसका मुहावरा क्यों नहीं डाला नीला पीला लाल हो जाना? यदि बोलना ही था लाल पीला नीला, यानी कि गुस्से को भी उसी तरह से इंडिकेट किया है कि लाल से नीला हो जाता है गुस्से में. तो ये इसी तरह से बोला गया कि जब टेम्परेचर बढ़ा है, कहते हैं ना कि मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. तुम ये सब वर्जन बहुत सुनते होगे अपने आसपास. तो मीन यही कर रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, frequency of emitted radiations, that is from red to blue, and red is having lower frequency. red की frequency सबसे कम है. उसके बाद किसकी होती है? white. यहाँ पर white indicate किया है, और हम लोग मुहावरे में पीले की बात करते हैं. white होता है, then it becomes blue. The red color lies in lower frequency region, while the blue color belongs to higher frequency region of the electromagnetic spectrum. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ देखा गया. अब आप पूछोगे कि मिस क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे हर स्लाइड्स को तुम पढ़ते हो तो क्वेश्चन क्या आएगा? तो कुछ इंफॉर्मेशन, इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको. कोई भी एक नोट्स बनाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन क्या आएगा? डेफिनेशन आ जाएगा, एमसीक्यू दिया रहेगा, पूछा जाएगा ये ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है महाशय कि वो आपका पूरे का पूरा लाइट एब्जॉर्ब करता है, सारा का सारा एमिट करता है. तो ये 10th स्टैंडर्ड की तरह कोई क्वेश्चंस नहीं होता है कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है. बस ये देखो कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम कितने पॉसिबल क्वेश्चंस करने लायक हैं, वहां पर कितने क्वेश्चंस करने लायक हैं, इसके लिए तैयार रहना है. तो आपको ये दोनों स्लाइड्स अच्छे से, ये तो हम पहले ही बोले हुए थे, आपका लिखा हुआ होगा. ये स्टेटमेंट आपको जो कॉपी दिए हैं वो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है. ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है. अब देखो आ रहे हैं किस चीज पर. ये हम लोग आएंगे जब हाइजेनबर्ग ने इतनी सारी चीजें बोल दी कि नहीं आप एरर अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, आप ठीक से नहीं निकाल सकते हैं बहुत पोजीशन,
इलेक्ट्रॉन के बारे में ठीक से आप नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ घूम सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप फिक्स मत कीजिए, आप उसके बारे में अनसर्टेनिटी के साथ बात कीजिए। तो इनके आंसर को, इनके क्वेरी को देखो, कहा जाता है कि इफ यू वांट डिस्कवरी, क्वेश्चनिंग हर समय होना चाहिए। तुम एक चीज बेटा, आप लोग सब अभी 15-16 साल के बच्चे हो, कभी भी किसी बात से कैरिड अवे नहीं होना है। साइंस कहता है कि आपको हर चीज पर क्वेश्चंस के साथ समझना होगा। यदि 1000 न्यूज आपको दे रहे हैं अभी इस पर क्या कहते हैं, रिपब्लिक पे देता है, इंडिया टीवी पे देता है, इस पर देता है, उस पर देता है, एक पर्टिकुलर न्यूज को रिपीट किए चला जा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत वाला, वहां पर बहुत वाहियात सब बातें आती है। तो आप में वो क्वेश्चंस डेवलप होना चाहिए, यार ये क्या पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल, कैन दे डू लाइक दिस, और कैन दे अदरवाइज व्हाट हैपेंस, आपको सब लोग फिर उसका डिरेल करने की कोशिश करते हैं। तब आपके आप में वो क्वेश्चनिंग नहीं है। यदि ये एटीट्यूड कहते हैं अरे बाप रे उसने बताया तो पक्का सही होगा, नॉट नेसेसरी। तुम देखो कि वो पॉसिबल है कि नहीं। पहला दिन जब तो न्यूज आया था, तुम उस एक सिंपल सी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को, उन्होंने उठाई, एंड दैट साइंटिस्ट नेम इज श्रोडिंगर। आज जो मॉडर्न फिजिक्स चल रहे हैं वो इन्हीं आदमी के कॉन्सेप्ट पर, वेरी फ्यू एरर्स, अब अड़ंगा नहीं है, इन्होंने ही 3 डायमेंशनल ठीक से समझाने की कोशिश की। नॉट ओनली समझे, पहले उन्होंने अपने समझा, इसका आंसर दिया, फिर हम लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में, अभी आगे आप पढ़ोगे इस वीक में, कमिंग वीक में, इतनी अच्छी अच्छी चीज इतने सिंपल तरीके से हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब यू रियली लव दैट, लाइक हाउ ब्यूटिफुली दिस साइंटिस्ट हैज मेड, उस चीज को पूरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? श्रोडिंगर। इस साइंटिस्ट का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में घूम रहे हैं और 3 डायमेंशनली घूम रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बकायदा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में दिखा सकते हैं विद द इक्वेशन। ये बेटा आपको पढ़ना नहीं है, विद इक्वेशन दिखा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक टर्म हम लोग को दिया, साई एंड साई स्क्वायर, 2 वेरिएबल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस 2 वेरिएबल्स। श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सोल्यूशन लाने के लिए उन्होंने, ये जितने जो ड्रॉबैक्स थे उन सब का सोल्यूशन लाने के लिए वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वेव्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है, हम लोग दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझाने के लिए उन्होंने 2 वेरिएबल सेलेक्ट किया। इसको साइन को कहते हैं साई, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड साई स्क्वायर। ये मीन क्या कर रहा है? दिस इज वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन बोला गया, जो कि it signifies amplitude of waves. It signifies amplitude of wave. समझ रहे हो किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? कौन से 2 टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? साई and psi square. Psi stands for what? What I told you, wave function. इसके लिए बोला गया, and ये बताता है amplitude of waves. और कहीं पर भी psi square is, it is called probability density. जैसे एक नाम होता है ना सभी का, डेंसिटी। दिस इंडिकेट्स व्हाट? इसके बारे में मेजरमेंट ऑफ, इट इज
measurement of probability of finding electrons. It is a measurement of probability of finding electrons around nucleus in three-dimensional space. ये जैसे बोला गया ना कि इलेक्ट्रॉन्स जहां भी मूव करता है, जहां से मूव करता है वहां से वो क्रिएट करता है वेव्स। ये तो हमने आपको बताया। और जिस जगह पर वो रहता है, जिस जगह पर रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा देर तक जहां रहा, ठीक है, then it's going to show amplitude. यदि वो ज्यादा देर तक जहां भी रहा, then it is going to show what? Amplitude. Amplitude समझ रहे हो? जहां भी रहता है, it is going to show amplitude. Means like आपको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत देर तक टिका हुआ था? क्योंकि वहां पर वेव्स का वो एम्पलीट्यूड ज्यादा बना रहेगा। मतलब ऐसे, ये वाली चीज है, समझ आ रही है बात? तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स जो है वो हमको इस चीज का इंडिकेशन देगा कि उस एंगल में या उस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स बहुत देर तक टिका हुआ है। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर एंड दैट इज प्रेजेंट इन मींस लाइक पॉसिबिलिटीज जो है बहुत देर तक वहां पर है, और वो दिखाया जाएगा आपका किस एंगल से? वहां पर इसके जो एम्पलीट्यूड के फॉर्मेशन होंगे उस चीज से दिखेगा। ठीक है, तो साइड साइन विच वी आर फाइंडिंग हियर, ये जो साई आपको दिख रहे हैं, ये साई बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस किस एंगल पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा टर्म जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देर तक रहेगा तो कभी ये नहीं बोलेंगे, यहाँ वहां पर आपका यदि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जरा ज्यादा रहता है, ज्यादा देर तक रहता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रहता है, तो हम लोग किस लैंग्वेज में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 75%। जैसे हम तुमसे बोलेंगे ना, अच्छा ये काम करोगे, हाँ चांस है, तो चांस है जब तुम बोलते हो ना तो अपने ही बात करने की क्वालिटी में देखोगे। ठीक है, 95% चांस है कि हम कर लेंगे, 98% चांस है कि कर लेंगे, 99% चांस है कि कर लेंगे। उसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि इट्स अ मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। किस इलाके में, जैसे इसके बाद गैप आ जाता है तो कहेगा कि इतने डिस्टेंस के बाद ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना नेग्लिजिबल है या निल है, ये वाले एरिया में, मतलब कि बहुत कम चांस है, 2% चांस है। जैसे नो मैन लैंड तुम लोगों ने सुना होगा ना, नो मैन लैंड का मतलब क्या हुआ? नहीं देखो ना, उस एरिया में चांसेस कम है कि इंसान दिखेगा, वहां इंसान नहीं दिखेंगे, क्राउड नहीं दिखेगा, तो कितना दिखेगा? 25%, 30%, 10%, 5%। तो यही चीज है मेजरमेंट, जो कि इस साइंस से श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश की। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हुआ? इट्स अ मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इन 3-dimensional स्पेस। कोई परेशानी नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए इन्होंने बहुत सुंदर से एक इक्वेशन दिया, जानते हो, बहुत अच्छा से इक्वेशन उन्होंने दिया। इक्वेशन क्या किया वो बेटा, वो इक्वेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। मेरा बस जस्ट एक सिंपल सा इंटरेस्ट है, एक इंटेंशन है कि तुम अपने दिमाग में कभी भी सैचुरेशन लेके नहीं चलोगे। जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में या ऑनर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़िएगा या हायर स्टडीज कीजिएगा फिजिक्स में, तो आपको वो एक्सप्रेशन आएगा, वहां पर डिराइव करना है। हम लोगों ने ऑनर्स में किया था, ऑनर्स एंड एमएससी दोनों से। इन्होंने बहुत अच्छे से रिलेशन निकाला। इसको डबल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग। ये जो साइन देखते हो ना मैथ्स के स्टूडेंट्स को, इसका कैलकुलेशन है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड कितना वैरी किया है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर ये एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना वैरी करके दिखता है, कितना वेरिएशन रहता है, फिर जेड एक्सिस के साथ। और ये बकायदा इनको दिखा ये सारा चीज इन्होंने। भाई हम बता रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा
मौका मिलेगा इसको डिराइव करने का यदि हायर स्टडीज के साथ जाओगे तो। ये इक्वेशन इन्होंने किया, दिस इज योर टोटल एनर्जी। अब बोलोगे इससे क्या, ये आपका ऑर्बिट, क्या आपको इसके इस साल जरूरत है +2 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा एक इंटरेस्ट था कि भाई देख लो, हम यहीं पर सारी चीज एंड नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको हायर स्टडीज पे भी मिलेगा और इसका डेरिवेशन वहां आप कीजिएगा। अभी कोई आपको करवाने की कोशिश करे, प्लीज आप ये सब चीज में उलझोगे नहीं, उलझोगे भी नहीं। बस अपने दिमाग में रखो कि आखिर कुछ क्वेश्चन मार्क के साथ कि अच्छा ठीक है, ये बाद में इसका इन्होंने क्या किया होगा, इतना 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट उनके पास कैसे आया, क्योंकि उन्होंने बताया कि वेट्स भैया मेरे को एक्स एक्सिस में दिख रहा है, वाई एक्सिस में दिख रहा है, जेड में दिख रहा है, विद ऑल दीज एनर्जीज दिख रहे हैं। उनको दिख रहा था एक इमेजिनेशन। दिखने का मतलब ये नहीं कि इंसान दिख रहा है, सिनेमा दिख रहा है, वैसे नहीं। मतलब एक पता है कि आपके दिमाग के अंदर भी एक देखने का नजरिया होता है, वो चीज इनको दिख रहा था, जिसके बेसिस पर सारा मैथमेटिकल अप्रोच तो वैसे ही होता है। उन लोगों को दिखता है एक इनर मेंटल स्टेट के साथ। तो ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया गया, ठीक है। क्या हमको इसको डिराइव करना है? बिल्कुल नहीं करना है, केवल एक आइडिया हम दे दिए हैं कि जिन बच्चों को अच्छा लगे वो बच्चे आगे हायर स्टडीज में सोचें कि हमको फिजिक्स से भी कर सकते हैं, आगे केमिस्ट्री से भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं रिसर्च फील्ड में। बहुत अच्छा मॉडर्न फिजिक्स इसी पर बेस्ड है सारा। ये श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने, क्वांटम नंबर्स लेकर आए, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इन्होंने 4 क्वांटम नंबर्स लाया। लेटर्स थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल PAL हेड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number। ये 4 क्वांटम नंबर इन्होंने रिप्रेजेंट किया। क्यों किया पता है? ये हम लोग को समझाने के लिए, हम आम आदमी को समझाने के लिए इन्होंने 4 क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड, लेटर N, लेटर L, लेटर M और S। ये स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ न्यूक्लियस के डिस्टेंस में कैसे कैसे मूव कर रहा है, क्या डिजाइन बना बना के मूव करता है, किस एक्सिस पर ज्यादा रहता है, ये चारों क्वांटम नंबर से हम आम जनता समझेंगे। और पूरा बहुत बहुत अच्छे से मेथोडिकल वे में क्वांटम नंबर्स, जो कि तुम सोच लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ाई करनी है यहीं पर। ये जो क्वांटम नंबर्स है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स could explain पूरे एटम के साइज ऑफ एन एटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, especially angular momentum, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तीसरा ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस किस डायरेक्शन में घूमता है, ओरिएंटेशन, जो कि आपका ऑर्बिटल करेक्ट एकदम बताता है, किस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, किस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। That is basically orientation, you will say. So what are we talking? It explains size of an atom, momentum of electron, orientation of electrons, ये जो देख रहे हैं हम लोग, and चौथा क्या, spin। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब जिस तरह से रहता है, इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे इमेजिन कर रहे हो कि क्या उसकी डिजाइन होगी। एंड वो जो स्पिन हम लोग बार बार कहते हैं, तो वो या तो देखो कोई भी चीज स्पिन करता है या तो इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते करते पूरा चक्कर काटता है,
तो वो जब स्पिन करेगा तो वो क्लॉकवाइज भी कर सकता है, ये घड़ी में जैसे क्लॉकवाइज होता है वो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो इसका भी आइडिया हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें एक तरह से सोचो, स्पिन हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया, ये सारी चीजें, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहे हैं तो कौन सा, जैसे कहते हैं कि एक शेप जो बनता है कहीं पर, जिस एरिया पे वो घूमता हुआ नजर आएगा तो उस वो एरिया पे जो उसकी निशान बनेगी उसको शेप ऑफ ऑर्बिटल करते हुए इंडिकेट किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा डिटेल, कैसा दिखता है, कितनी दूरी में रह सकता है, दैट कैन बी गिवन बाय क्वांटम नंबर्स। वो क्वांटम नंबर्स 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, और उन 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स से पूरे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, आपको हम क्या बताए हैं, N, L, M and S, ये चारों चीज, ये 4 चीज हम लोगों को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो हम लोग ट्यूसडे वाली क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत करनी है, ये शुरुआत करनी है, आपको बच्चे से फ्रेश माइंड के साथ करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें से अभी तक में कोई ऐसा टॉपिक जो लोग नए ज्वाइन किए हुए हो उन लोगों को समझ में आया कि बेटा इतने जो पहला इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो नए लोग हो उसमें आप बताओगे